हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्वस्तु के चयन के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अंतर्वस्तु के चयन का आधार क्या हो, इसके निर्देशक सिद्धांत क्या हों तथा इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इस संबंध में सामान्य दृष्टिकोण यद्यपि अभी तक नहीं बन सका है, किंतु इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास अवश्य किए गए हैं। यहाँ पर दो प्रयास हम देखेंगे, जिसमें पहला है स्टैनली निस्वत द्वारा प्रस्तावित मानदंड और दूसरा है डी.के. व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड। अब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे व्हीलर द्वारा, जो डी.के. व्हीलर हैं सेकंड नंबर पर, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड क्राइटेरिया प्रपोज्ड बाय डी.के. व्हीलर। अंतर्वस्तु के चयन के लिए व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड को दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम है मुख्य मानदंड यानी कि मेन और प्राइमरी क्राइटेरिया। इसके अंतर्गत दो बिंदु लिए जाते हैं, जिसमें पहला है वैधता यानी कि वैलिडिटी और दूसरा है महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस। गौण मानदंड यानी कि सेकेंडरी क्राइटेरिया के अंतर्गत चार बिंदु हैं: शिक्षक की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियां, नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, उपयोगिता यूटिलिटी, अधिगम योग्यता लर्निंग एबिलिटी, सामाजिक तथ्यों के साथ संगति, कंसिस्टेंसी विद सोशल फैक्ट्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे मुख्य मानदंड यानी कि प्राइमरी क्राइटेरिया, जिसमें पहला पॉइंट आता है, जैसा कि अभी बताया गया था यहाँ पर, वैधता यानी कि वैलिडिटी। व्हीलर के अधिगम अनुभवों के चयन के मानदंडों में वैधता को प्रथम स्थान दिया गया है, अतः उनके अनुसार अंतर्वस्तु के चयन में भी वैधता को ही प्रथम स्थान मिलना चाहिए। वैधता के अर्थ में दृष्टिकोणों के आधार पर भिन्नता हो सकती है। जहाँ तक अंतर्वस्तु का संबंध है, वैधता को तीन दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जिसमें प्रथम आती है तकनीकी दृष्टिकोण। तकनीकी दृष्टिकोण यानी जिससे वैधता का तात्पर्य अंतर्वस्तु और अपेक्षित लक्ष्यों के गहन संबंध से लिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उसी अंतर्वस्तु यानी कि जो कंटेंट है को वैध कहा जाएगा, यानी कि वैलिड कहा जाएगा, जो अपेक्षित उद्देश्यों की जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं की प्राप्ति में सहायक हो। वैधता के इस दृष्टिकोण में संपूर्ण विषयों के साथ साथ उनके अंश भी लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास यानी कि जो हिस्ट्री है, इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में तथ्यों को उसी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति विकसित करना है जिस दृष्टि से इतिहास कार्य से देखता है, तथा अंतर्वस्तु के रूप में यानी कंटेंट के रूप में किसी भी काल का चयन किया जा सकता है, क्योंकि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी काल समान रूप से उपयुक्त होंगे। किंतु यदि उद्देश्य प्राप्त ज्ञान का उपयोग वर्तमान संदर्भों में करना हो, तो प्राचीन काल का चयन मध्यकाल का चयन से अधिक वैध सिद्ध होगा, यानी वैलिड सिद्ध होगा, क्योंकि प्राचीन काल में मध्यकाल की अपेक्षा बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो वर्तमान संदर्भों के अधिक निकट एवं समानांतर लगती हैं। सेकंड हम देखेंगे अंतर्वस्तु की प्रामाणिकता। मानव ज्ञान में जितनी तीव्रता से वृद्धि हो रही है, उतनी ही तेजी से वह बदलता भी जा रहा है। ज्ञान के परिवर्तन के इस क्रम में केवल तथ्य ही नहीं, बल्कि उनकी आधारभूत संकल्पनाएं तथा सिद्धांत भी निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। संकल्पनात्मक ढांचे पर निर्भर होने के कारण किसी भी ज्ञान का अस्थायी महत्व ही होता है। अतः वैधता की दृष्टि से अंतर्वस्तु की प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उसका निरंतर निरीक्षण किया जाता रहना चाहिए। ऐसा न करने पर प्रामाणिकता समाप्त होने पर भी हम उस अंतर्वस्तु को पाठ्यक्रम में परंपरागत रूप से स्थान प्रदान करते रहेंगे, जो कि अनुपयुक्त होगा, जो कि ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अंतर्वस्तु के चयन में की जाने वाली भूलें। कई बार ऐसा होता है कि पाठ्यक्रम आयोजकों द्वारा वैध एवं उपयोगी सामग्री की अपेक्षा यानी कि एक तरह से उपेक्षा कर दी जाती है, तथा उसे पाठ्यक्रम में स्थान नहीं मिल पाता है। व्यवहार विज्ञानों के क्षेत्र में प्रायः ऐसा ही होता है।
उदाहरण के लिए मानव विकास शास्त्र जो है संस्कृति और उसके परिवर्तन, मानव मूल्यों से संबंधित पर्याप्त उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकता है, किंतु सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में इस सामग्री को प्रायः सम्मिलित नहीं किया जाता है। हिल्डर टावा के अनुसार वर्ग, समाज, सामाजिक संपर्क, मानवीय परिस्थिति, सामाजिक प्रक्रिया आदि प्रथम कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना केवल संभव ही नहीं है, बल्कि ऐसा करना बहुत विषयों जो उपयोगी भी सिद्ध हो सकता है तथा अगली कक्षा में उन्हें और भी विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार मूलतः अधिगम से संबंधित जो सीखने से संबंधित संस्थाएं प्रायः अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस, पठन कौशल यानी कि लर्निंग स्किल, कार्य यानी कि वर्क तथा अध्ययन की आदतों और संबंधी सामग्री की उपेक्षा कर देती है, जो ठीक नहीं है। प्रायः ये भी देखने में आता है कि या तो अंतर्वस्तु का चयन उद्देश्यों को ध्यान में रखे बिना ही कर लिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता और अंतर्वस्तु का चयन कर लिया जाता है, उद्देश्यों को छोड़ दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है या पहले कर लिया जाता है तथा बाद में उद्देश्यों की दृष्टि से उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए यानी कि जो किया जा रहा है औचित्य सिद्ध करने के लिए या करने का प्रयास किया जाता है। व्हीलर के मतानुसार अंतर्वस्तु की वैधता के लिए अति आवश्यक है कि उद्देश्यों का निर्धारण पहले किए जाए तथा उसके पश्चात उसकी पूर्ति के लिए उपयुक्त अंतर्वस्तु का चयन किया जाए। अब हम देखेंगे महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस। अंतर्वस्तु के चयन के प्रमुख मानदंड का दूसरा बिंदु उसके महत्व से संबंधित है। किसी विषय वस्तु के महत्व का पता लगाने के लिए दो बातों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें पहली है उस वस्तु की आधारभूत संकल्पनाएं तथा अवधारणाएं क्या हैं। उस वस्तु से संबंधित वे कौन से सिद्धांत हैं जो उनकी सीमाओं को पार करके दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। इन दो प्रश्नों के उत्तर पाठ्यक्रम निर्धारकों को इस बात की जानकारी दे सकेंगे कि आलोच्य अंतर्वस्तु या उपयोगी समस्याओं के समाधान अर्थात उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कितने व्यापक क्षेत्र में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनसे तथ्यों को समझने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनके पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करने, पूर्वानुमान लगाने तथा नवीन ज्ञान की खोज में सहायता मिल सकेगी। कुछ विद्वान वैधता एवं महत्व के साथ साथ सतत एवं क्रमबद्धता और शिक्षार्थी की आवश्यकताएं तथा अभिरुचियां, व्यक्तिगत विभिन्नता, वर्तमान तथा भावी जीवन में अधिकतम उपयोग की संभावनाएं, पुनरावृत्ति, सामाजिक तथ्यों के साथ संगति, उद्देश्यों के व्यापक क्षेत्र में उपयोग, परिकल्पित परिणामों की बहुलता आदि को भी दोनों के लिए उपयुक्त होंगे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा अंतर्वस्तु के चयन के आधार के रूप में की जा चुकी है, पहले बताया जा चुका है। कहने का तात्पर्य है चूंकि अंतर्वस्तु तथा अधिगम अनुभवों में बहुत निकट का संबंध है, अतः इसी आधार पर फिर भी समीचीन प्रतीत होता है कि इन अतिरिक्त बिंदुओं को व्हीलर ने गौड़ मानदंड में प्रस्तुत किया है, उनको देख लेना चाहिए। तो वे हैं यहाँ पर अतिरिक्त बिंदु, यहाँ पर हम देख रहे हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट पर है नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स, यानी कि शिक्षार्थी की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियाँ। व्हीलर के अनुसार शिक्षार्थियों की आवश्यकता तथा अभिरुचियाँ केवल अंतर्वस्तु के चयन के लिए नहीं अपितु पाठ्यक्रम की पुनर्स्थापना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानदंड हैं। चूँकि इनकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है, इसलिए इन्हें अंतर्वस्तु के चयन का मुख्य मानदंड मानकर गौड़ मानदंड के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि इनका प्रयोग उसी अंतर्वस्तु के लिए किया जाता है या किया जाना चाहिए जो मुख्य मानदंड के आधार पर संतोषजनक सिद्ध हो चुकी हों। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग समान स्तर की वैकल्पिक अंतर्वस्तुओं में से किसी एक का चयन करने की सुविधा की दृष्टि से भी किया जा सकता है। जहाँ तक व्यक्तिगत भिन्नता का प्रश्न है, इसका समाधान अंतर्वस्तु की मात्रा घटाकर अथवा समय बढ़ाकर किया जा सकता है। छात्र की व्यक्तिगत क्षमता तथा अनुभव के अनुसार अंतर्वस्तु में बढ़ोतरी घटोतरी करना या अंतर करना सबसे अच्छा उपाय होता है। अंतर्वस्तु के चयन के बारे में ये बात विशेष महत्व की है कि उसे शिक्षार्थियों के अनुभवों से यथासंभव सरलता से संबंधित किया जा सकता है।
अब हम देखेंगे उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसी अंतर्वस्तु का चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों की वर्तमान एवं भावी समस्याओं का समाधान करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी हो। विषय वस्तु का पहले से ही निर्धारण होने पर भी शिक्षण विधि के बारे में कोई दृढ़ता नहीं होती है, अतः शिक्षण विधियों के चयन के संबंध में उपयोगिता का मानदंड लागू किया जाना चाहिए। अगर पहले से ही हम कहने का तात्पर्य ये है कि छात्र समय के अनुसार एक तरह से लागू किया जाना चाहिए। उपयोगी ऐसा नहीं हो कि एक समय में तो उपयोगी हैं और हम भविष्य में हमेशा के लिए वही उपयोगी मान लें, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग एबिलिटी। अंतर्वस्तु के संबंध में अधिगम योग्यता एवं कठिनता का स्तर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें अंतर केवल इतना है कि कठिनता स्तर की बात वर्ग के स्तर से संबंधित होती है तथा इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि विशेष अंतर्वस्तु किसी कक्षा विशेष के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, जबकि अधिगम योग्यता प्रायः व्यक्तिगत स्तर से संबंधित होती है। अब हम देखेंगे कंसिस्टेंसी विद द सोशल फैक्ट्स यानी कि सामाजिक तथ्यों के साथ संगति। अंतर्वस्तु के चयन में भी उद्देश्यों एवं अधिगम अनुभवों की तरह लर्निंग एक्सपीरियंस जो होते हैं की तरह ही परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट या कहें सामाजिक तथ्यों के साथ संगति का विशेष महत्व है। अंतर्वस्तु के चयन में इस मानदंड को भी एक आधार बनाया जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड, जिसे उन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया है। मुख्य मानदंड जिसके अंतर्गत रखे हैं वैधता यानी कि वैलिडिटी और महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस। गौण मानदंड इसके अंतर्गत 4 बिंदु हैं, यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है शिक्षार्थी की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियाँ, नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। और सेकंड पॉइंट पर देख रहे हैं उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट पर देख रहे हैं लर्निंग एबिलिटी यानी कि अधिगम योग्यता। और फोर्थ पॉइंट पर देख रहे हैं सामाजिक तथ्यों के साथ संगति, कंसिस्टेंसी विद सोशल फैक्ट्स। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।